यदा यदा हि धर्मस्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आप सब यहाँ आए हैं संडे इवनिंग को। बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स प्लान्स आप कर सकते थे, बट आप सब आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम काफ़ी देर से बैठे हुए थे, नितोष प्रभु, अनमोल प्रभु, अंकुश प्रभु, हम लोग सब बैठे थे, बात कर रहे थे। और आप लोगों ने से मोस्ट ऑफ देम ने टोक्यो वाली कहानी सुनी, राइट? तो आज जो हमारे बीच में है हिज ग्रेस शौरी चैतन्य प्रभु, ही इज दैट काइंड ऑफ मेंटर। वो उस प्रकार के मेंटर है सैकड़ों लोगों के लिए। तो प्रभु जी का एक छोटा सा मैं इंट्रो दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि आप किन से सुन रहे हैं। हमने सुना था ध्यान हम कैसे दे पाएंगे, जब हमें इंटरेस्ट होगा कि हम किससे सुन रहे हैं, जब हमको वैल्यू पता होगी। तो प्रभु जी NIT राउरकेला से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। NIT रायपुर से मैं तो कंफ्यूज। NIT राउरकेला जो कि टॉप 3 NITs में से आता है, वन ऑफ द बेस्ट NITs इन द कंट्री। उससे मैकेनिकल इंजीनियर है, पास्ड आउट इन वे बैक, एंड उन्होंने फिर उसके बाद जॉब किया, एंड देन ही डिसाइडेड, श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से इंस्पायर्ड होके उन्होंने अपना जीवन जो है कृष्णा भक्ति के प्रचार के लिए डेडिकेट करने के लिए डिसाइड किया। उसके बाद प्रभु जी का जो करियर है, इट हैज़ ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। तो प्रभु जी HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट संकीर्तन डिपार्टमेंट इन खारगर नवी मुंबई, और साथ में प्रभु जी कई अलग अलग सेंटर्स में प्रचार करते हैं। जैसे पनवेल में सेंटर है, प्रभु जी का खुद का एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है खारगर मंदिर में। फिर प्रभु जी का एक जबलपुर में यूथ सेंटर भी है। हम जैसे जो यूथ्स हैं उनको प्रभु जी प्रचार करते हैं और उनको भक्ति में लेके आते हैं। प्रभु जी पर्सनली एक साधु पुरुष है। प्रभु जी रियली लाइक्स टू कनेक्ट, व्यक्तियों के साथ कनेक्ट करना और उनको एग्जैक्टली परखना कि किस प्रकार का व्यक्ति है और उसे किस तरह भगवान की सेवा में लगाया जा सके। प्रभु जी नोज एग्जैक्टली दैट। एंड साथ में प्रभु जी एक विजनरी है। जैसे एक विजन होता है, एक होता है नॉर्मल हम लाइफ जी रहे होते हैं, अगला 5 दिन में क्या करेंगे, 1 दिन में क्या करेंगे, बट प्रभु जी विजनरी है। वो अगले 5 साल का प्लान साथ में लेके चलते हैं और उसके हिसाब से कार्य को करते हैं। एंड काफ़ी सक्सेसफुल उनके सारे प्रीचिंग एफर्ट्स रहे हैं, और उनका करीबन 300 से 400 फैमिलीज का कॉन्ग्रीगेशन है जो कि पूरे खारगर, नवी मुंबई, कलमपोली, पनवेल, इन सब एरियाज में स्प्रेड है। सो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि प्रभु जी हमारा सनातन भारत के प्रोग्राम को बिगिन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा प्रार्थना भी रहेगा कि आगे आने वाले हर सेशन में प्रभु जी हमें अपना संग देते रहे, डिपेंडिंग ऑन उनका अवेलेबिलिटी टाइम जैसा हो। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं प्रभु जी का, और हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू सासु प्रभु। तो आप सबका स्वागत है। तो सनातन का जो मतलब है वो कोई बताना चाहेगा सनातन मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सनातन? जो नए लोग यहाँ पर आए, सनातन मतलब क्या? सनातन मतलब इटर्नल, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, सनातन है ना, नित्य जिसको हम कहते हैं। और भारत में आप जानते ही हैं। अच्छा, ये भारत सब कहाँ से आया है पता आपको? ये जो नाम हमने दिया है सनातन भारत, तो सनातन मीन्स जो है जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता होगा। जब हम लोग कोई भी चीज की बात करते हैं, जब हम धर्म की बात करते हैं, मोस्टली सनातन धर्म आपने सुना होगा, सनातन धर्म। बट ये सनातन धर्म जो हम लोग कहते हैं, ये केवल एक पर्टिकुलर कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। सनातन मीन्स वो जो कभी खत्म नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल नमक। अब नमक का धर्म क्या है? अगर आप नमक एक सब्जी में डालते हो तो नमक से क्या होगा? सब्जी में नमकीन होगा, है ना। चीनी डालोगे तो क्या होगा? मीठा होगा। चीनी का धर्म है मीठा होना, पानी का धर्म है बहना, है कि नहीं? तो आप देखोगे प्रत्येक वस्तु का एक धर्म है। जैसे बल्ब का धर्म है लाइट देना,
वैसे आपका धर्म क्या है? कभी सोचा है? मस्ती करना, पबजी गेम खेलना, भजन करना? किसका भजन करना? भगवान का। कौन है भगवान? हाँ, कई सारे भगवान हैं। यही तो हमारे खा गए। तो अच्छा क्या भजन करना, ये बोलना आसान है, बट हम सबका धर्म है सेवा करना। भजन बाद में आएगा, सेवा करना। अच्छा, आप में से कोई ऐसा यहाँ बैठा है कोई जो बोल सकता है कि मैं किसी की सेवा नहीं करता? मैं किसी की सेवा नहीं करता, मेरी गर्लफ्रेंड की भी सेवा नहीं करता, मैं सेवा लेता हूँ खाली। ऐसा हो, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, मान लो कि मुझे पता होगी पक्का, एटलीस्ट मन में तो होगी, अरे बहुत सुंदर दिखती है, मन में तो होगी कम से कम। चलो अभी आप सब सुतरे हुए बच्चे हो, आई होप सो, बट जैसे आप कोई रिश्ता जोड़ते हो, आप कोई भी, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके वो स्कूल के दोस्त हो, चाहे आपके चाचा चाची हो, कोई भी हो, तो जैसे आप कोई रिश्ता आप जोड़ते हो, तो आप पहला चीज जो आपके मन में आता है, या जैसे आप उनको देखते हो, आपके मन में एक भाव आता है कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। आता है कि नहीं आता? आता है ना? अभी आप सब ने माता पिता को जब बचपन से देखते आए हो, तो आपके मन में जरूर होगा कि मैं कुछ करूंगा इनके लिए, है ना? पक्का सबके मन में है ना? तो समथिंग आई विल डू फॉर देम, सम सर्विस आई विल डू फॉर देम। ये आपका धर्म है, ये आपका इंट्रिंसिक क्वालिटी है, आप इसको हटा नहीं सकते अपने आप से। अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं किसी की परवाह नहीं करता दुनिया में, मैं अकेला हूँ, बस मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मैं अकेला, आप देखोगे ना भी तो नहीं जाकर के, जैसे भी अमेरिका में कई लोग होते हैं जो 16 साल में वो घर बार छोड़ देते हैं, 16 साल की जैसे होते हैं बच्चे लोग, वो लोग घर छोड़ के निकल जाते हैं। अब देखो वो लोग जाके कुत्ता को पाल के ले आते हैं। अब देखो वहाँ कुत्ते और बिल्लियों का बहुत चलन है, इतना चलन है कि लोग अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी बिल्ली के नाम कर जाते हैं, पता आपको? वैसे में लिख के जाते लोग। तो अगर आप इंसान की सेवा नहीं करोगे तो जानवर की सेवा करोगे, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको सेवा करना है, ये हम सबके अंदर है। तो ये सनातन है, ये आप इसको रोक ही नहीं सकते, आप करोगे ही करोगे, कहीं ना कहीं किसी की सेवा आप करोगे। अब जब ये सेवा जब एक देश के प्रति आती है या एक राष्ट्र के प्रति आती है, तो वो नेशनलिज्म का रूप ले लेती है। अब सोचिए, भगत सिंह पागल थे क्या? 23 साल की उम्र लटक गए अपना, हाँ, इनकलाब को लटक गए। 3 लोग थे ना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। आप सोचो उनको क्या उनके मन में चल रहा होगा। एक बार आप इमेजिन करो कि अभी आप 23 साल के हो, यहाँ कितने उम्र के आप लोग सब लोग? 16, 17, 18, लगभग इतने साल के हो। तो लगभग भगत सिंह जब 18 साल के थे तो वो ये सब एक्टिविटी शुरू कर दिए थे, और शायद 23 साल में उनको फांसी की सजा हुई थी, मुझे याद है। तो आप जरा एक बार सोचो कि आपके सामने वो फांसी का फंदा लगा हुआ है, खाली सोचो, नेवर ट्राई दिस। जरा सोचो उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उस समय। अभी वो मरने वाला है, मतलब अभी सब कुछ खत्म होने वाला है उसके सामने, उसके सारे माता पिता भाई बहन पूरा जो देश में जो भी सब कुछ करने वाला खत्म होने वाला है, खाली किसके लिए? देश के लिए। मतलब जो चीज वो चाह रहा है कि देश आजाद हो जाए, वो खुद भोग नहीं पाएगा। सच है कि नहीं? आप जनरली जो भी काम करते हो, तो जब आप खुद उसको भोगोगे, जैसे मान लो आपको लगता है कि मैं बड़ा कंपनी खड़ा करूंगा, तो पता चला आप कंपनी खड़ा करके आप ही स्वर्गवास हो गए, इतना काम किया, तो क्या फायदा कंपनी का? फिर आप क्यों खड़ा करते हो? मान लो आप बड़ा सा घर बनाए, और घर बनाने के बाद बोले कि भाई ये घर में मैं अपना समाधि बनाऊंगा, मैंने घर का जो नींव होगा उसमें मैं ही दफना जाऊंगा। अरे तो काय का घर बना रहे हो भाई? घर आप बना रहे हो अपने लिए ना, ताकि मैं आराम से रहूं, आराम से ऐश करूं, टीवी देखूं, क्रिकेट देखूं, खेलूं कूदूं, ये सब करूं, जो भी है। तो आप जो भी चीज बनाते हो वो अपने लिए बनाते हो, क्या कि मैं उसका भोग कर सकूं। बट इन लोग के अंदर क्या भाव होगी, जो ये लोग अपने भविष्य के लिए, मतलब दुनिया सुखी से रहे और अपना बलिदान दे दिए। जस्ट इमेजिन द कॉन्शियसनेस। और ऐसे एक तो नहीं है, ये तो चलो हाईलाइट हो गए, ऐसे कितने हैं, सैकड़ों लोग होंगे जिन्होंने ऐसा काम किया। तो इन लोगों के अंदर कहां से भावना आ रही है? नेशनलिज्म, देश पहले, मेरा देश अगर आजाद हो जाएगा तो बस यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही मेरा सुख है, यही मेरा चैन है, ये वो भावना है। तो आप देखोगे एक व्यक्ति का जो चेतना है, सबसे पहले
अपने घर में रहता है, जैसे मैंने आपको कहा, आप सबसे पहले अपने माँ बाप, भाई बहन, इनके लिए कुछ करना चाहते हो कि भाई इनको मैं अच्छा घर, बढ़िया इनको बढ़िया कार ला के दूंगा, ये बढ़िया घूमने जाएंगे। जब मेरे माता पिता को, मैं अपनी कार में ड्राइवर रहेगी, वो घूम के आएंगे, बोलेंगे बेटा बड़ा मजा आया, तो आपको बड़ा चैन लग गया, अरे हाँ मेरी कार में मेरे माँ बाप गए घूमने, इनके अगर आपके पास कार नहीं है और है तो बहुत अच्छी बात है। या आप सोचोगे मैं अभी चलो एक छोटे से घर में रह रहे हैं, मैं उनके लिए एक बड़ा घर बनाऊंगा, तो जब मेरी माँ जाएगी घर में, वो बड़े रूम में जाके देखेगी, अरे वाह कितना, तो कितना आपको खुशी आपको देगा, कितना आपको आनंद देगा वो चीज़। तो पहले व्यक्ति अपने घर के लिए सोचता है कि मेरे घर में सब सुखी रहे। वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो अपने समाज के लिए सोचता है, जैसे अभी आप चाहे गंदगी में क्यों ना, नहीं कुछ खेल कूद में या कोई भी चीज में, है ना, तो देखते हो लिखा रहता है ना, नवी मुंबई पहला, और क्या उसको नगर पालिका का जो वहाँ लिखा रहता है नंबर पहला, इच्छा केला नंबर पहला, ऐसा कुछ तो लिखा रहता है वो, कि हमने जीता है इसमें, स्वच्छता में, क्लीननेस में। तो आप या मान लो कोई क्रिकेट कॉम्पिटिशन हो रहा है और कलम्बोली और कामोठे का मैच चल रहा है, या कलम्बोली पनवेल का चल रहा है, कलम्बोली खाने का चल रहा है, तो आप कलम्बोली सपोर्ट करोगे ना, है ना भाई, है ना। भले सामने वाले बहुत अच्छा खेल रहे हो, लेकिन आप जिताओ किसको, अपने को। तो हमारी चेतना जो है पहले एक अपने परिवार से उठ के थोड़ा ऊपर गया, तो अपने समाज के लिए सोच रहे हैं ये सब के बारे में, ये बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पले बड़े हैं, हमारा एक नाता इससे। थोड़ा सा ऊपर उठोगे तो बोलोगे माझी मुंबई, मेरा मुंबई है। मान लो आप कोई और दूसरे शहर में गए, मान लो कहीं दिल्ली में कुछ कॉम्पिटिशन हो रहा है, जैसे मुंबई इंडियंस, अभी IPL चलता है, तो आप कहीं ना कहीं एक आपका मुंबई के प्रति वो रहेगा ना अटैचमेंट, कि भाई हमारे यहाँ प्लेयर है मुंबई, तो फिर आप एक शहर के लिए आप हो जाते हो। थोड़ा और ऊपर जाओ, मी मराठी, महाराष्ट्र मेरा स्टेट, कोई स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है तो स्टेट। फिर थोड़ा ऊपर जाओगे तो आप देश आ जाता आपके लिए, आई एम इंडिया। कहीं आप मान लो फॉरेन गए हो, कैसे आप इंडियन को देखोगे, तो अब मान लो वहां पर जो आप इंडियन को मिल रहे हो वो भले कामोठे से होगा, और जो वो मैच में आपका ऑपोजिट होगा, या वो दिल्ली से होगा जो महाराष्ट्र का ऑपोजिट रहेगा आपके कोई मैच में या कोई भी चीज में, बट वहां जब आप गए हो तब आपको क्या दिखेगा, अरे ये तो भारतीय है, ये तो इंडियन है। आपका चेतना और ऊपर बढ़ गया, तो आप एक नेशनल लेवल पे सोच रहे हो, ठीक है। अब लेकिन यहां तक केवल काफी नहीं है, इसके ऊपर और लेवल है, वो क्या है, इंटरनेशनल लेवल, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। आप मनुष्य के लिए सोचते हो, जैसे मान लो अभी कहीं पर भूकंप आ गया, जापान में कहीं भूकंप आ गया, 1000 लोग मर गए, तो आप सोचेंगे अरे यार कितना नुकसान हो गया, लोगों की मृत्यु हो गई, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं सुनामी आ गया, तो आपके मन में एक भाव आता है, तब मतलब आप देश के लेवल से ऊपर उठ चुके हो। और नेक्स्ट जब आप लेवल चल जाते हो वो है सभी के लिए, पूरे दुनिया के लिए, एंड देन यू थिंक अबाउट गॉड। जैसा हमने कहा भजन, तो भजन करने के लिए आपको चेतना को बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारी है नहीं वो, बट अगर आप इसे जुड़े रहोगे तो धीरे धीरे आपकी चेतना ऊपर बढ़ेगी। तो ये है सनातन धर्म। जब आप अपनी चेतना को धीरे धीरे परिवार से, समाज से, फिर शहर से, फिर राज्य से, फिर देश से, फिर मनुष्य इंसानियत के लिए और फिर भगवान के लिए जब आप पूरा ऊपर उठते जाते हो, ये है सनातन धर्म। सनातन धर्म जो है वो किसी एक पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं होता, या एक पर्टिकुलर किसी कलर के आदमी या पर्टिकुलर कास्ट के आदमी के लिए नहीं होता। सनातन धर्म, सनातन इटसेल्फ मींस कि वो इटर्नल है, और जब अगर वो इटर्नल है तो वो सबके लिए, ठीक है। इसलिए आप देखोगे सनातन धर्म का कोई भी उद्गम पॉइंट नहीं है, कोई नहीं बोल सकता कि सनातन धर्म कब स्टार्ट हुआ। अन्य धर्मों आप देखोगे वो कोई पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है, हम बोलते हैं 2000 साल पहले आया, 2500 साल पहले आया, 5000 साल पहले आया, बट सनातन धर्म का कोई बिगिनिंग नहीं है, बिकॉज इट इज इटर्नल। अब जैसे कोई बोलेगा सूर्य कब आया, तो आप कोई उत्तर है आपके पास, सूरज कब आया, कब पहला वो दिन था जब सूरज उगा, आज सूरज का हैप्पी बर्थडे है, कोई मनाता है क्या? चांद को हैप्पी बर्थडे मनाया आज तक कि आज के दिन चांद उगा था बच्चों, आज के दिन पहली बार ये चांद आया था, ऐसा कोई दिन नहीं आया, ऐसा कोई भी दिन नहीं आया, बिकॉज ये सनातन है, इटर्नल है। उसी प्रकार वो धर्म भी इटर्नल है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हुआ
क्योंकि हम ये क्लास स्टार्ट करें तो आपको ये पहले बताना जरूरी है कॉन्टेक्स्ट, क्यों हम ये नाम लेके आए सनातन भारत। अब आइए भारत पे, समझ में आया सनातन धर्म क्या है मोटा मोटी तब थोड़ा। अब आइए भारत पे, तो ये भारत शब्द कहां से आया? आपने सुना है महाभारत, सुना है ये महाभारत जो है उसमें वो एक चक्र में मैं समय हूं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो चक्र घूमता रहेगा और शिव जी कैसा वो दिखाता रहेगा मैं समय हूं। आज तक समझ में आया, मैं बचपन में देखा वो सीरियल, बट अब गीता पढ़ना समझ में आई क्या बोल रही है। तो ये महाभारत शब्द कहां से आया? एक्चुअली पहले पूरे विश्व को भारतवर्ष कहा जाता था, पूरा विश्व भारतवर्ष था। आप यकीन करोगे बात को? नहीं करोगे। बट द होल वर्ल्ड वाज नोन एज भारतवर्ष, और पूरे विश्व का एकमात्र राजा होता था, एक राजा पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का। जैसे युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, ये सब पूरे वर्ल्ड के राजा होते थे, पूरे वर्ल्ड का एक राजा। और सोचिए पूरा वर्ल्ड को वो गवर्न करते थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे ये जब महाभारत युद्ध हुआ तो इसमें डिवीजन स्टार्ट हो गया। फिर महाभारत में पूरे वर्ल्ड के राजा का युद्ध करने के लिए आए थे। 64 करोड़ लोग मरे थे महाभारत में। इट वाज द ग्रेटेस्ट वॉर ऑफ ऑल टाइम टू कम। 64 करोड़। आज हमारे देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। तो मतलब सुना आधा देश खत्म हो गया था। इतना लोग 5000 साल पहले इतना भयंकर युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में जो बचे कुछ राजा लोग तो थे, वो जो जगह जहां जाके जो शहर बसाए या जो बसाए, वहां से फिर अलग अलग कंट्री शुरू हो गई है। 5000 साल पहले की एक कहानी है ना। तो ये जो महाभारत था, एक्चुअली इस दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है उसका उद्गम स्थल भारत है। जो हमारा देश है जहां बैठे हुए हो, ये दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है, जो भी आप देखते हो, उसका उद्गम स्थल है भारत। भारत से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है, सब कुछ। अब मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ, कुछ फैक्ट्स जो मैं लिख के लाया हूँ। और ये आप कोई भी शास्त्र देख लीजिए, कोई भी चीज, लेट्स सपोज आयुर्वेदा, मेडिसिन का पकड़ लीजिए, ये कहां से स्टार्ट हुआ? ये भारत से स्टार्ट हुआ। एस्ट्रोनॉमी पकड़ लीजिए आप सब लोग पढ़े होंगे, न्यूटन ने बनाया ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, याद है कि नहीं? कितना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्चुअली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन ने डिस्कवर किया कि न्यूटन ने बनाया? डिस्कवर किया, झूठ है। उसने डिस्कवर नहीं किया, उसने रीडिस्कवर किया। उनके 400 साल पहले भास्कराचार्य ने डिस्कवर कर चुके थे, और शास्त्र में इसका वर्णन है, शास्त्र में इसका वर्णन है। तो न्यूटन पहले लगती थे कि ये पेड़ से जो एप्पल गिर रहा है वो नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। ये तथ्य ऑलरेडी शास्त्र में लिखा हुआ है कि भाई नीचे गिरेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स है वो आता कहां से है? वो अनंत शेष से आता है। जो पूरे ब्रह्मांड को अनंत शेष, अनंत समझ लो, देखा ना वो साहब 100 फन वाले, वो पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करके बैठे हुए हैं। और वही जो है सभी ब्रह्मांड के सारे प्लैनेट्स को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ के रखे हुए ताकि वो टकराए नहीं। ये ऑलरेडी मेंशन है हमारे शास्त्र में, बट न्यूटन ने आके बस उसको थोड़ा सा वेस्टर्नाइज कर दिया, थोड़ा सा उसको कुछ कांस्टेंट निकाल दिया और ये कर दिया, तो अब न्यूटन नाम से फेमस हो गया। अमेरिकन वाले पेटेंट में बहुत होशियार है, हर चीज को पेटेंट मार देते हैं। अब ये मेरा हो गया, जबकि सारी चीज चुराई हुई है। सेम ब्रिटिशर्स का भी आपको जान के हैरानी होगी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। आप सुने हो नाम, सोने की चिड़िया थी हमारा देश, सुना होगा नाम आपने। तो एक एस्टिमेट के हिसाब से अगर आज कैलकुलेट किया जाए तो ब्रिटिशर्स ने भारत से $1 ट्रिलियन चुराया है पैसा। 1 ट्रिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन।
$1000 बिलियन चुराया है पैसा। सोचो अगर आज वो वापस होता हमारे पास तो क्या हो जाता। सोचिए इतना उन्होंने चुराया है इस देश से। तो देश को गरीब बनाने में इन लोग का बहुत बड़ा हाथ है इन लोग का। और हम लोग मूर्ख टाइप क्या कर रहे हैं, उनके ही नक्शे पर चल रहे हैं। तो जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिशर्स तो चले गए लेकिन अपनी मानसिकता छोड़ के चले गए। समझ रहे ना, मानसिकता जैसे क्या, पैंट शर्ट टाई। ये टाई जो है, ये टाई वेस्टर्न कल्चर है। आप लोग पहन के स्कूल में पहन के क्या होगा ना, सोचो कि भरी समर में चल रहा है और टाई पहन के बंधा हुआ, पूरा पसीना लथपथ हो जा रहा है। सॉक्स एंड शूज, भाई भारत में दरकार नहीं इसकी। आप देखते हो ना कुर्ला स्टेशन में वो जूता लगाता है से मारता है, 5 रुपए लेता है। ये दरकार नहीं थी। हमारा कल्चर क्या देख लो, ये धोती कुर्ता एकदम मस्त, पूरा फुल वेंटिलेशन है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। बड़ा मैजिकल ड्रेस है ये, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पिछले 15 साल से पहन रहा हूँ इसको। आप गर्मी में पहनो तो पूरा फ्री ठंडा एयर फ्लो होगा, ठंडा लगेगा। गर्म ठंडी में पहनो तो गर्म लगेगा अंदर। गजब है, करके देखो। ये हमारा कल्चर है। ये एक्चुअली बहुत ऐसी चीजें हैं जो ब्रिटिशर्स लोग हमको थोप के चले गए। उन्होंने क्या दिखाया कि आपकी जो संस्कृति है वो इंफीरियर है और हम सुपीरियर है। ये जानबूझ करके डाला गया है भारतीयों के मन में, जानबूझ करके। जब मैकॉले भारत का सर्वे कर रहा था तो मैकॉले का स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, कि मैंने पूरे भारत में एक गरीब व्यक्ति नहीं देखा। कैन यू इमेजिन? ये बात अभी आप बोल सकते हो क्या? एक गरीब व्यक्ति मैंने नहीं देखा पूरे देश में। और इस देश को कॉन्कर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये लोग का जो इनके शास्त्र पे जो विश्वास है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये लोग को कॉन्कर नहीं कर सकते, हम लोग को नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, गांव-गांव में जो है चबूतरे पे लोग बैठ के रामायण पढ़ते थे, है ना। गांव में आपने सुना भी होगा, दादी दादा लोग जो कथा सुनाते थे, गांव में कोई मुखिया बैठा था, रामायण महाभारत। इनको इतना विश्वास था कि धर्म परिवर्तन नाम का कोई चीज ही नहीं था पहले, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि भाई अगर इनको कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनके ग्रंथों को बदल दो, इनके ग्रंथों को बदल दो। तो ग्रंथ को बदलने के लिए उन्होंने क्या किया, ये लोग ने अपने देश से एंग्लो इंडियंस को लाए, जो लोग भारत की भाषा संस्कृत को पढ़ करके उसमें कमेंट्री करते थे। और संस्कृत के चीजों को पढ़ करके इन्होंने सब कुछ क्या बता दिया, ये तो माइथोलॉजी है। हम पढ़ते आ रहे ना, रामायण एक मिथ है, एक माइथोलॉजी है, महाभारत एक माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब वो चीज जो एक काल्पनिक रूप से बस स्टोरी फॉर्म में लिखा गया है, जैसे हैरी पॉटर। अब बताइए, हैरी पॉटर माइथोलॉजी है कि वो सच्चाई है? माइथोलॉजी है ना, लेकिन उसको सच्चाई लोग मानते हैं। अरे वो हॉगवर्ट्स वो होगा बढ़िया कोई तो ऐसा, तो ऐसा दिखाया जाता है कि वो सच्चाई है, बट वो माइथोलॉजी है। विलियम शेक्सपियर के जितने भी टेल्स हैं वो सब माइथोलॉजी है ना। आपने पढ़ा होगा ना, जो पढ़ाते स्कूलों में साइलेंट में। और रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी बता रहे, जो इतिहास है, जो एक हिस्ट्री है हमारे देश का। और जैसे भारतीयों ने ये अपने शास्त्रों पर विश्वास तोड़ा, ये कैप्चर कर गए। फिर डिवाइड एंड पॉलिसी, बांटो, ऐ तू ब्राह्मण, तू क्षत्रिय, तू शूद्र, ऐ देख तेरे को शूद्र बोला, ऐ तू ओबीसी, तू एससी एसटी, तेरे को दलित बोला, तेरे को नीचा बोला, ये बोला, लड़वा दिया आपस में। और जैसे ये हुआ पूरा देश लुटा ले। ये इतिहास है, ये इतिहास है। आज आप गांव में जाओ तो वो क्या दिखता रहेगा, कोई चबूतरे में जाके बैठो, सब मोबाइल लेके बैठे रहेंगे, इंटरनेट आ रहा होगा और सब अपनी प्राइवेसी में। कोविड टाइम में इंडिया वाज नंबर 1 कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी देखी गई है, और भी गाँव में। कोविड टाइम में गाँव में सबसे ज्यादा, क्योंकि इंटरनेट है और ये बच्चों को कुछ ज्ञान तो है नहीं, सब बैठ बैठ के सारी गंदी मूवी जो वो लोग बनाते हैं, उनका सबसे बड़ा मेन मार्केट इंडिया है। पता है आपको पोर्नोग्राफी का, जो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री है उसका मेन मार्केट इंडिया है।
बाहर वाले पास टाइम नहीं है देखने के लिए, वो बोर हो चुके सफर करके, और इन्हें कुछ तो मस्त दिख रहा है। रात को मोबाइल से ही जो है वो हमने रात में, और कितने बेचारे, हम तो उन्होंने कहा ना 15 साल से हम लोग टीचिंग में आए, कितने लोग मेरे पे आके रोते रहते सामने, प्रभु जी बचा लो, अब मैं क्या करूँ, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो क्या है, पोर्नोग्राफी देखते हैं, सीमेन यूज करते हैं, ऐसी डर हो जाते हैं बेचारे, ऑलरेडी बुद्धि है नहीं, और जो थी वो ऐसे ही गवा दिया, तो कोई करियर में कुछ गोल ही नहीं बचा। ये आप ये मत सोचिए कि सबके साथ समस्या हुई है बहुत, खासकर कोविड ने भारत को 5-6 साल नीचे गिरा दिया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड इंटेलेक्ट, नीचे गिरा दिया, क्योंकि सब जो है वो यही टाइम पास किए और कुछ उनका बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो क्या ये अलग बात है, बट आप समझिए ये जो अपना देश है भारत, इसका रियल ग्लोरी क्या है? इसका रियल ग्लोरी था हमारे शास्त्र। एग्जाम्पल, सुश्रुत का नाम आपने सुना होगा, पहली सर्जरी भारत में हुई थी। इनफैक्ट प्लास्टिक सर्जरी, जो आज ये दुनिया में जो लोग जाते हैं अपना चेहरा को बदलवाने के लिए, प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत ने कर दिया था पहले। कब? 2500 साल पहले। प्लास्टिक सर्जरी, बोन रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, मतलब एक पाँव जो भी हम लोग देखते हैं ना आर्टिफिशियल पाँव, वो सुश्रुत ऑलरेडी बना चुका था। आप सोच नहीं सकते कि हमारी नॉलेज क्या थी उस समय। धरती और चांद सूर्य की जो डिस्टेंस, एग्जैक्ट कैलकुलेशन 8 डेसिमल पॉइंट तक करेक्टनेस लिख दिया था ये भास्कराचार्य ने, है ना। और ये आर्यभट्ट ने तो जीरो इन्वेंट कर दिया था। जीरो भारत की देन है दुनिया को, जीरो और इन्फिनाइट दोनों भारत की देन है, पता है आपको दुनिया को, ये भारत से आया है। तो सोचिए, और ये जो डार्विन बाबा जो है, इन्होंने क्या लिख दिया है, तुम सब बंदर से आए हो, तुम सब बंदर से हो। तो हम लोग कहते हैं डार्विन तुम्हारे पूर्वज बंदर होंगे, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। वो इतने इंटेलेक्चुअल थे, इतने बुद्धिमान थे कि उनको पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। वो त्रिकाल यज्ञ थे, सब कुछ लिखा गया है शास्त्र में कि आगे क्या होने वाला है, कैसे कैसे कलयुग में क्या क्या होगा, सब लिखा गया है। सोचिए, इतने बुद्धिमान लोग थे। सो हमारा पॉइंट इज कि ये जो हम प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, इसका एक ही मकसद है, टू डिस्कवर द रियल ग्लोरी ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली जो भारतवर्ष है, यहाँ के लोग जो हैं, इनका क्या कर्तव्य है? इनका कर्तव्य है कि ये भारत के असली ग्लोरी को पूरे दुनिया में फैलाए। देखिए, प्रत्येक देश कोई ना कोई चीज के लिए फेमस है। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, क्या चीज के लिए फेमस है जर्मनी? हाँ, टेक्नोलॉजी, कार्स, मेनली कार्स। जर्मन की कार्स जो होती है वो 1 नंबर होती है। फ्रांस क्या चीज के लिए फेमस है? अरे क्या आप साधु हो क्या? नेटवर्क नहीं देखते? परफ्यूम। फ्रांस में पता है कोई टॉयलेट नहीं होता घरों में, नहाते ही नहीं है लोग, नहाते नहीं है। हफ्ते में एक बार जाते पब्लिक टॉयलेट नहा के आते, क्योंकि दिन में परफ्यूम मारते रहते होते। ये डिओ जो है ना, ये डिओ किसके लिए? जो नहाएगा नहीं बदबू मारेगा ना। जो दिन में नहा रहा है 2 बार 3 बार, तो क्या दरकार है डिओ की? समझ रहे हो ना। तो परफ्यूम के लिए फ्रांस फेमस है। ऐसी अलग अलग देश अलग चीज फेमस है, लेकिन भारत क्या इसके लिए फेमस है? लोग क्यों आते भारत? हाँ, स्पिरिचुअल शिक्षा। दुनिया से लोग आते हैं भारत में स्पिरिचुअल ज्ञान लेने के लिए, दुनिया से योगा सीखने के लिए। अभी क्या इंटरनेशनल योगा डे 21 तारीख को, मोदी जी कहाँ थे? श्रीनगर में, है ना। तो दुनिया से लोग भारत आते हैं शिक्षा लेने के लिए, स्पिरिचुअल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, ये एक बार लंदन गए थे। तो ये 70 साल की उम्र में लंदन गए थे, और वहां पर ये भगवत गीता लोगों को बांट रहे थे। तो एक रिपोर्टर आके पूछा, स्वामी जी, वी हैव लूटेड योर कंट्री फॉर सो मेनी इयर्स, 200 इयर्स में हमने आपके देश को लूटा, क्या देना है आपको? आप भिखारी हो, आप लोग गरीब देश से हो। आज से 10-15 साल पहले अगर आप भारत में जाता था ना दुनिया में, उसको बोलते थे गरीब भिखारी आ गया, भीख मांगने आया। जैसे आज पाकिस्तान का हालत है। जो अगर पाकिस्तान गया ना, वही अपने देश को देखते थे लोग पहले 15 साल पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा ठेचर पड़ गया है। अब लोग सम्मान से देखते हैं, ये बहुत बड़ा चेंज आया है। तो प्रभुपाद जी को जब पूछा, तो प्रभुपाद जी ने क्या बोले पता है आपको? बोले, यू ब्रिटिशर्स
You looted our country, but you forgot our main thing. आप पूरे हमारे देश को लूटे 200 साल, बट आप सबसे महत्वपूर्ण चीज भूल गए, वो है भगवत गीता। और मैं वो तुमको देने आया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तुमको फ्री में वो देने आया हूँ। और शिला प्रभुपाद जी ने वहां जा करके लोगों को, जब प्रभुपाद जी गए तो ऐसी सैफरन धोती कुर्ता पहने थे, तो उनको किसी आर्टिस्ट ने कहा, अरे स्वामी जी ये यहाँ धोती कुर्ता नहीं चलने वाला, ये तुम लोग जो है अपना छोड़ो ये भारतीय सब चीजें, यहाँ पैंट से टाई बूट पहनो तब तुमको कोई सुनेगा। बोले मैं यार तुमसे सीखने नहीं आया, तुमको सिखाने आया। और प्रभुपाद जी ने वहां के नौजवान आदर्श लोगों को, उन लोगों को भगवत गीता सिखा करके, उनको धोती कुर्ता पहना करके, पूरा शेविंग हेड करके भारत लेके आ गए। तो जब भारत आए प्रभुपाद जी, तो उनके साथ करीबन 20-50 ऐसे नौजवान लोग थे, एकदम यंग और अट्टे कट्टे। भारत कैसे फॉरेनर दिखते, एकदम गोरे चिट्टे, एकदम अट्टे कट्टे। और जब वो लोग यहाँ पर आए और वो लोग हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे, तो लाखों की भीड़ लगती थी रोड में भारत में। प्रभुपाद जी सूरत में जा रहे थे एक बार, पूरा लाखों की भीड़, खाली किनको देखने के लिए? फॉरेनर्स लोगों को देखने के लिए। वो तिलक लगा रखे थे फॉरेनर्स लोग। तो ये इसलिए इस्कॉन को अंग्रेज मंदिर भी कहते हैं लोग, क्योंकि सब अंग्रेजों ने स्टार्ट किया। तो जब प्रभुपाद जी भगवत गीता को यहाँ बांट रहे थे अपने देश में, तो सब ये गीता बहुत आउटवर्ड है, ये भी बहुत, ये तो पिछड़ा हो गया, अब हमको पढ़ना है व्हाट इज वेस्टर्न में क्या है, वेस्टर्न में क्या रखा है। तो कोई भी चीज वेस्टर्न मेड इन अमेरिका मतलब ब्रांडेड है वो, और कोई भी चीज मेड इन भारत मतलब चीप है। ये है ना, ये कॉन्सेप्ट आप समझते हो चीज को? कोई भी चीज मेक इन इंडिया मतलब चीप होगा, नहीं तो गली नुकड़ा बना के लाया। मेक इन अमेरिका, अरे कुछ तो बड़े थर्ड क्लास चीज हो, लेकिन वो नाम बस ब्रांडिंग अमेरिका से बन के आया है। तो इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी बोले ठीक है मैं डिवोटीज को भी मेक इन अमेरिका बना के लाता हूँ। तो गए बाहर और मेड इन अमेरिका डिवोटीज बना के लाए, भक्त लोग बना के लाए। और जब वो आए यहाँ पर, तब आप देखोगे एक सैलाब आ गया। और प्रभुपाद जी मुंबई में क्रॉस मैदान में प्रोग्राम करते थे, 50,000 लाख लोग एक ही दिन में आते थे प्रोग्राम देखने के लिए, खाली वो जो है ऐसे ये भक्तों को देखने के लिए, जो लोग ये फॉरेनर डिवोटीज को देखने के लिए। तो पॉइंट इज दैट, देखिए ये जो हम मटेरियल एडवांसमेंट कर रहे हैं, ये जो हम साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये बहुत लोग बढ़ चुके आगे, अमेरिका ब्रिटेन लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बट इसका एंड पॉइंट क्या पता है? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन। कल एलॉन मस्क को 11वां बच्चा पैदा हुआ, पता आपको? 11वां, उसकी चौथी पत्नी से। आप अभी एलॉन मस्क में खाली जानते हो टेक बिलियनर, टेक ये, पर आपको उसका इंटर लाइफ पता है? कुछ पता नहीं होगा, वो कभी दिखाते नहीं है न्यूज में, समझ? बिल गेट्स, वो भी डाइवोर्स हो चुका है, उसका पता है आपको? आधी संपत्ति गई उसकी। तो आप देखिए दुनिया में आप जाओगे, आपको पैसा बहुत मिलेगा, बहुत, बट सुख नहीं मिलेगा। सच बोल रहा हूं मैं आपको, आप जाके देखो, हम लोग एमएनसीज में काम किए, देखा हमने कॉर्पोरेट लाइफ। यहाँ बैठे कुछ कॉर्पोरेट्स लोग, उनसे पूछ सकते हो आप, ये सब भी बड़े बड़े कंपनी में जॉब करते, रिलायंस में जॉब करते लोग, पूछे क्या होता है कॉर्पोरेट लाइफ, तो अभी आपको लगेगा वाह देखो बढ़िया टाई बूट लगा के गला है, क्या मस्त जूता मार के चल रहा है, चमक रहा है, एकदम बढ़िया गाड़ी में चल रहा है। वो बेचारा अंदर से ऐसा रो रहा होगा ना, अगर आप उसके साथ कहीं बैठ गए 5 मिनट, तो आपको समझ में आ गया इसकी जिंदगी तो नरक बन रखी है पूरी। सच बोल रहा हूँ मैं आपको। तो वो खाली दिखता है ऐसा ऊपर के बहुत अच्छा है, बट इंटरनली दे आर वेरी डिससैटिस्फाइड। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए, अगर आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ सुसाइड रेट भारत से भी ज़्यादा है। भारत में क्यों दिखता है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे बहुत ज़्यादा है। डाइवोर्स रेट 50% के आसपास है, मतलब हर 2 शादी में 1 शादी टूटती है वहाँ पर, डाइवोर्स। और लोगों को पता नहीं शादी करने का शौक है, 6-6, 7-7, 10-10 शादी करते हैं। एक लड़की ने तो हद कर दी, 14 शादी किया उसने, और जो 14वां व्यक्ति था वो पहला ही था, मतलब घूम के दोबारा शादी किया उससे। ये कल्चर है वहां का। हमारे यहाँ आज भी डाइवोर्स रेट लेस देन 1% है, पता है आपको? लेस देन 1%, मतलब अगर 100 शादी होती है तो 1 शादी टूटती है। ये क्यों? हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग है, सच है ना?
जाके अपने माता पिता से पूछो, वो डायवर्स सुने ही नहीं होंगे, होता क्या है, उनके डिक्शनरी में नहीं है ये वर्ड। कल्चर इतना स्ट्रांग है हमारे यहाँ समाज में। अगर एक बच्चा, मान लीजिए अभी आप सुनिए, अगर कल आप मान लो आपको कोई जॉब नहीं लगा या कुछ काम नहीं किया, तो फिर भी आपको घर में बैठा के खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? खाना तो खिलाएंगे ना आपको थोड़ी। वहाँ अमेरिका में क्या 16 साल हुआ ना, निकल, माँ बाप बोलते निकल, तेरा बोझ कौन लेगा, खुद कमा और अपने पर जी। सच बोल रहा हूँ मैं। बट यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर है अपना कि भाई उसको पूरा 30 साल तक बैठा के खिलाएंगे लोग कि नहीं कुछ तो करेगा, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, उसको पाल के पोस के रखेंगे। वो छोड़िए, अगर यहाँ भारत में कोई बच्चा अगर अपंग पैदा हो गया, मान लो हैंडीकैप पैदा हो गया, जैसे मैंने देखा था 27 साल तक उस बच्चे को, हमारे घर के बगल में एक परिवार में एक अपंग बच्चा पैदा हो गया था, तो बचपन से बेड में था। 27 ईयर्स उसकी सेवा की गई है बेड पे, और 27 साल बाद उसने शरीर छोड़ दिया, मतलब डेथ हो गया उनका। बट उन्हें हर दिन 3 टाइम खाना खाते थे, उसको बोल नहीं सकता कुछ, मतलब एक वेजिटेबल के समान था खाली हो, लेकिन हर दिन उसके बेड पे ही उसका जो है टॉयलेट साफ करते थे और उसको पूरा। क्या कमिटमेंट है यार, जबरदस्त है। तभी तो पूरे वर्ल्ड में आप चले जाओ, जो इंडियन जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि इंडियंस के पास जो कमिटमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलता। उनके खून में ये कमिटमेंट, तपस्या, ऑस्टेरिटी, ये उनके खून में, और दुनिया में नहीं है। वहां क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, बस एंजॉय करो, एंजॉय। आप अमेरिका चल जाओ, ये जो अभी आप कॉर्पोरेट में जाओगे ना, तो यहाँ पर एक स्मोकिंग जोन होता है, एक स्मोकिंग जोन। क्यों होता है? क्योंकि अभी ये कल्चर वेस्ट से आ रहा है। वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि हर घंटे के बाद 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना पड़ता है। क्यों? फूंक के आने के लिए। अगर 1 घंटा काम किए और अगर वो सिगरेट नहीं फूके तो ऐसे वो लोग पागल हो जाएंगे, पूरे काम ही नहीं कर पाएंगे लोग। और हमारा यहाँ व्यक्ति, एक रिक्शा वाला भी 8 घंटा रिक्शा ढोलेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर जम के बाद 15 रोटी खा लेगा वो, बस वो है ना। कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने यहाँ, अभी भी बहुत डीप रूटेड है कल्चर हमारा। बट अभी दिक्कत क्या हो रही है कि अब जो ये भारत के जो लोग हैं, ये धीरे धीरे जो है वेस्टर्न वर्ल्ड को इमिटेट करने का प्रयास कर रहे थे। खैर अब तो बहुत अच्छा होते जा रहा है धीरे धीरे भगवान की दया से। बट जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड इमिटेट करते हो ना, तो आप समझिए आप अपने कल्चर से दूर हट रहे हो। हम लोग अपने ही कल्चर को जो है ना एकदम घृणा से देखते हैं। अरे जैसे कोई धोती कुर्ता वाला व्यक्ति आ गया, धोती कुर्ता पहन के आ गया, ये देखो ये साधु साधु बाबा आ गए, साधु बाबा आ गए, ये आ गया। आप खुद उसको ही नीचे दिखा रहे हो। और कल जब वो लोग आके आप पर रूल करेंगे, कोई आपका बॉस होगा, हाँ, वो 1 नंबर का डिबॉची होगा, मतलब उसका 10 लड़कियों से अफेयर होगा, और आप उससे हम जाके क्यूजरी करोगे, यस सर बोलिए, यस सर आई एम योर सर्वेंट प्लीज टेल। और यहाँ पर एक भारत का वो कैरेक्टर वाला व्यक्ति होगा, आप उसको बोल गए ये तो भारतीय है। सो ये मेंटालिटी को चेंज करना है। ये सनातन भारत का जो प्रोग्राम है, ये हमने इससे लाया है कि आपकी जो मेंटालिटी है अपने देश के प्रति या अपने समाज के प्रति या अपने धर्म के प्रति, उसको चेंज कीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोग भविष्य हैं, आप लोग अपने समाज के भविष्य हैं। आप इस बात को समझिए, जैसा कल्चर आप बैठाएंगे वही चीज कल आपके आने वाले जनरेशन आपसे सीख के जाएंगे। फिर कल ये मत रोना कि भाई मेरे बच्चों का क्या हो गया, अरे वो लोग तो कुछ कर नहीं रहे। जैसे मान लीजिए अगर किसी के घर में, डोंट टेक इट पर्सनली, बट कोई माता पिता हैं जो हर रात झगड़ते हैं, पिताजी पी के आते हैं और माँ से झगड़ा हो रहा है। मैंने कहीं सुना ऐसे घरों में होता है, हर दिन का यही कहानी है। वो पिताजी काम से आएंगे, पी के आएंगे, माँ को मारेंगे। जो बच्चा बचपन से देख रहा है, सोचिए उसके मन में क्या भाव क्या जाएगा। तो वो कभी प्यार क्या होता है कभी सीख नहीं सकता। वो बचपन से ही देखते आ रहा है कि रिलेशन मतलब मारो और झगड़ा करो, मारो और झगड़ा करो, मारो और झगड़ा करो। उसके मन में बचपन से खाली यही चीज घुसता आ रहा है। तो ये कल्चर अगर आप देना चाहते हैं अपने जनरेशन को आने वाले, तो आप भी सेम चीज फॉलो कीजिए। बट अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपको सुधरना होगा, पहले आपको अपना मेंटालिटी बदलना होगा। तो हम लोग, आप सोचोगे कि ये लोग क्यों यहाँ साधु बन के बैठ गए, सब लोग, ये सब जो यहाँ बैठे सब इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े कंपनी में जॉब करते हैं, है ना।
तो यार भौतिक ऊर्जा मैंने नहीं मत सोची कि ये लोग जो है, मेरे खुद के भाई साहब डॉक्टर है, मेरी सिस्टर IIM से MBA है, पैसे कोई कमी नहीं है उनके पास, उनको कोई वो नहीं है। बट व्हाई आई टुक स्पिरिचुअलिटी, मैंने कल्चर को पकड़ा। तो जब मैं NIT में घुसा था, वो 600 एकड़ में पूरा हॉस्टल बना हुआ है। जैसा उन्होंने कहा, भारत का 3रा नंबर का इंस्टीट्यूट है वो, और मतलब कितना बड़ा एरिया है वो, बाप रे, एक शहर बस जाए उसके अंदर, इतना बड़ा वो इंस्टीट्यूट है पूरा। उसके अंदर तालाब, क्रिकेट ग्राउंड, सब कुछ है, सब कुछ अपने आप में वो एक दूसरी दुनिया है। और NIT का ऐसा रुतबा है कि अगर आप वहाँ पढ़ते हो NIT में, तो राउरकेला में आपको ट्रेन में ट्रैवल करते, उस समय की बात कर रहा हूँ, आज से 15 साल पहले की बात, आप टिकट नहीं पकड़े हो और आपके पास ID कार्ड है NIT का, तो आपको TT कुछ नहीं बोलेगा। आप कोई रेस्टोरेंट में जाओ और खाली कार्ड देगा तो 50% डिस्काउंट। रुतबा था ये NIT का, हम NIT से हैं, एक प्राइड। तो ये पाने के लिए हमने भी दिन रात मेहनत किया, पूरा AIEEE एग्जाम दिया, सब ट्रैक किया। तो मैं बोला यार कुछ तो ये पता नहीं, कुछ तो भयंकर जगह होगा, एकदम इतना रुतबा है इसका। तो एकदम वो क्यूरियोसिटी थी। जैसी घुसे, अरे बाबा, मैं देखा लोगों को नहाते ही नहीं है। जो बच्चे नहाते, वहां एक कंपटीशन लगा, कौन कितना दिन बिना नहाए रह सकता है, या एक ही जीन्स को कितना दिन तक पहन सकते हो। तो एक लड़का जीता 47 डेज, 47 दिन तक एक ही जीन्स पहना वो, और वो जीन्स को सूंघ ले, बेहोश हो जाए वो, या कोई बेहोश हो उसको सुना दो तो जग जाए वो। तो ये कंपटीशन था वहां। रात को ये लोग बैठे हैं, जो भी ये स्टूडेंट्स वहां पर मैंने देखे, रात भर खाली गर्लफ्रेंड से, तुम कैसी हो, इतना धीरे बात कर रहा है वो, विस्परिंग रात भर। मैंने क्या कर रहा है तू, मेरी वाली है। और सुबह क्लासरूम अगर 8 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 7:55 में उठते हैं, 7:55 में उठ करके बिना नहाए, बिना ब्रश के, खाली करके क्लास में जाके बैठते हैं। कोई पढ़ाई नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। और ड्रग्स तो पूछो मत, ड्रग्स माफिया होता है। जितना बड़ा इंस्टीट्यूट ना, उतना बड़ा ड्रग्स माफिया वहां पर। पीछे का एक गेट था जिसको हम बैकडोर बोलते थे, वहां सप्लाई होता था, और वहां पर एक अड्डा भी था। लोग जा रहे हैं वहां, पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। मगर अरे यार, तुम लोग इसलिए आए थे NIT, इतना बड़ा इसका नाम। मैं सोचा ड्रॉप कर दूंगा NIT को। तो पहला सेमेस्टर जब मैंने दिया, तो मैंने पूरा एकदम बेमन से बोला यार, जो बट पढ़ना ही नहीं आता मेरे को, पूरा खत्म। लेकिन भगवान जैसे बच गया, 7.4 आया मेरा पॉइंटर, बच गया, मैं पास हो गया कम से कम। और मैं गुमशुदा की तरह गाड़ी में घूमता रहता था, चांद तारों। फिर मुझे एक दिन किसी ने भगवद गीता पकड़ाई, कोई आके मुझे बोला कि चलो एक प्रोग्राम में चलो। तो वहाँ कुछ लोग इस्कॉन से कुछ आते थे लोग, वो लोग क्लास रखे थे। मुझे अच्छे से याद है, मैं पहली बार जब उस व्यक्ति से मिला था, मैं 1 घंटा उनसे बात किया पूरा। मैं बोला यार, ये तो टर्निंग पॉइंट है मेरे लाइफ का। और जब मैं उनसे मिला, वो मेरा, समझ लीजिए, माय होल लाइफ चेंज्ड। फिर मैं घुसा इस क्लब में, और फिर तो 3 साल जो हमने बिताए, अरे बाप रे बाप, वो तो अपने आप में डायरी लिख सकते हो उसमें, नहीं आप। तो पॉइंट ये था कि खाली मेरा नजरिया बदल गया। फिर मेरा पॉइंटर भी सुधर गया, मैं 8.99 लाने लगा, धीरे धीरे सारे पढ़ाई में भी सब ठीक हो गया, सब कुछ सुधर गया एकदम, क्योंकि नजरिया बदल गया। वो देखने का, वो सीखने का, वो नॉलेज मिल गया ना हम लोग को कि क्या करना है, लाइफ का गोल क्या है। The goal of life was clear because I was always thinking what is the goal of my life, करना क्या है मेरे को। तो वो जब तक आपको क्लियर नहीं है, तब तक आपको मोटिवेशन ही नहीं आएगा। जब वो पता ही नहीं करना क्या जिंदगी में मेरे को, यार खाली खाओ पियो सो जाओ, दिन भर कमाओ, खाओ पियो सो जाओ, और सुबह जो खाया निकाल दो उसको। अगर यही करना है तो why am I just living like animals? जस्ट जानवर वही करता है ना। सुबह जैसे कुत्ता मान लो सोया, अभी आपके घर के बाहर कुत्ता सोया, सुबह उठेगा, मुंह मारते हुए घूमेगा, कहाँ मिला खाना, कहाँ मिला खाना, खाना ढूंढेगा और किसी कुतिया को ढूंढेगा। सच है कि नहीं है? यही ढूंढता है ना वो। कहाँ अगर बारिश होगा तो कोई शेल्टर ढूंढ लेगा कि कहीं तो मैं सो जाऊं, कहीं कुछ मुंह मार के खा लूं, कहीं कोई कुतिया मिल जाए तो उससे लड़ जाऊं, जुड़ जाऊं। यही है, ईटिंग, स्लीपिंग, वेटिंग, डिफेंडिंग, यही काम है। खाना, सोना, हाँ, सेक्स करना और अपने आप को बचाना, कोई अगर कहीं से कुछ हुआ है तो। अब मुझे बता दो, यही 4 चीज
प्रत्येक मनुष्य कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है नहीं कर रहा? सुबह उठता है, कहाँ मिलेगा मुझे खाना, खाना कहाँ मिलेगा, वो इसलिए जॉब पे जाता है, क्यों? खाना मिलेगा। फिर सोचता है कोई एक अच्छी सी लड़की मिल जाए मेरे को, बस अपना जीवन सेट हो जाएगा, बढ़िया घर में एक डंडों का पिल्लो आ जाए, मस्त मैं सोता रहूंगा और जो है टीवी में देखता रहूंगा और बोलूंगा देश कितना बर्बाद हो गया रे, बेकार हो गया देश पूरा एकदम, सब करप्ट है यहाँ पर। और सुबह पत्नी चाय ला के देगी, चाय लीजिए, चाय पी करके गाली दूंगा देश को और अपने बॉस को गाली दूंगा। यही तो करते हैं लोग, और क्या करते हैं? तो वही ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, यही 4 चीज में पूरा जिंदगी बिता देते हैं। पूरा जिंदगी कैसे अच्छा खाए, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, चलो वो रेस्टोरेंट जाएंगे, वड़ा पाव खाने के 2 घंटा लोनावाला जाके आते हैं लोग यहाँ से, मुंबई से। 15 रुपए का वड़ा पाव है, 1500 का तेल जला देते हैं। सच है कि नहीं है? अरे एक आइसक्रीम खाने के लोग कहाँ कहाँ जाके आते हैं? चाय पीने के लिए, बताओ। तो क्या है ये? अगर खाना पीना तो जानवर भी कर रहा है भाई, तो तुम में आप मानते हो कुत्ते से बेहतर हो? कौन कौन यहाँ जो मानता मैं एटलीस्ट कुत्ता से मैं बेहतर हो गया? सच बोलो ऑनेस्टली, ये मानते हो ना? आप नहीं मानते? मानते हो ना? कुत्ते को देख के अब लगता है यार नहीं, इससे जो मैं अच्छा हूँ यार, ठीक कितना वो है। पर अगर आप अपनी एक्टिविटीज देखोगे, बुरा मानिएगा, लेकिन कुत्ते ऐसा काम कर रहे कि नहीं कर रहे हम लोग? जैसे कुत्ता अपना पूछ लाते जाता है ना घर के आगे, रोटी रोटी के लिए, रोटी के लिए, वैसे हम भी जॉब के लिए भागते हैं कि नहीं? कुत्ते ऐसे सब जॉब दे दो, सब जॉब दे दो, सब कुछ काम है, कुछ जॉब दे दो, जॉब दे दो, ये है जीव। बट हम लोग लगता है वाह, खाली अब टाई ला के कुत्ते बन रहे हम लोग, वो पूछ ला के कुत्ता बन रहा है, हम टाई बूट ये पहन के है, बट काम एक ही है भाई। जैसे मान लो तो जमादार आपके घर में आया जो टॉयलेट साफ करने वाला, वो टाई बूट लगा के आ जाए बढ़िया एकदम, सर मैं आ गया अपना ब्रश पकड़ करके, हार्पिक लेकर के, पर है तो जमादार ना, सच है कि नहीं है? तो पॉइंट ये है कि खाली सोफिस्टिकेटेड होने से आपका औहदा नहीं बढ़ जाता, औहदा बढ़ता है आपकी थिंकिंग से, आपके नॉलेज से, आपके कल्चर से। तो शास्त्र हमें क्या सिखाता है? वो सिखाता है जब हम धर्म को पालन करते हैं तब हम जानवर से उठ के इंसान बनते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः सम नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाम। तो आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज एक कुत्ता भी करता है, जानवर भी करता है और इंसान भी करता है। दोनों में अंतर क्या है? धर्मो हि तेषाम्, एक इंसान धर्म को फॉलो कर सकता है। जैसे आप यहाँ बैठ के सुन सकते हो क्लास, कुत्ता बैठ के नहीं सुन सकता, वो आकर लप लगाया जीव खाली जीव लपटाएगा, उसको लास्ट में जो प्रसाद होगा वो दे देंगे, वो खा के चला जाएगा। वो सच है कि नहीं है? तो एक बार हमारे स्वामी जी प्रभुपाद जी एक बार क्लास दे रहे थे, तो बोले अगर तुम जीवन सुधारो तुम कुत्ते बनोगे अगले जन्म में। तो एक आदमी वहां से बोला स्वामी जी वो जीवन बहुत अच्छा होगा, अरे मेरे बगल के घर में एक मेम रहती है, उसका कुत्ता को मैं देखता हूँ यार, कितना भाग्यशाली है वो, बार बार उसको चुनती है वो, और अपने गाड़ी में उसको बिठा के लेके जाती है बढ़िया, और वो बाहर ऐसे जी हिलाते रहता है मैं कार से। क्या जीवन है यार उसका, मस्त है। आजकल तो डॉग केयर भी आ गया, आपको पता है आजकल डॉग के लिए फ्लाइट आ गई है, सुना आपने? ये स्पेशल फ्लाइट फॉर डॉग, कुत्ता के लिए टिकट बनेगी और अटेंडेंट ग्रुप में आप जाओगे उसके साथ। यस, इतना कल्चर है देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में कुत्ते के लिए, एक कुत्ते के लिए। और वो लोग गाय को मार के खा रहे हैं। ये मूर्ख लोग को देखो, ये सभ्यता है, ये कल्चर पूरा शिफ्ट हो चुका है। तो कुत्ते के लिए ये सब चीज किए जा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो चेतना जो उनकी वैसी बन चुकी है पूरी। अभी पॉइंट ये है, वी शुड नॉट लिव लाइफ लाइक दिस। हमें हायर सोचना चाहिए, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सोचना चाहिए हम लोग को, तब आपका जिंदगी सुधरेगा, तब आप इस देश के लिए कुछ कर पाओगे। तो इसीलिए ऊंचे लोग ऊंची पसंद, आगे नहीं बोलूंगा। तो अगर आपको ऊंचा लोग बनना है तो ऊंची पसंद होनी चाहिए, ऊंची सोच होनी चाहिए। छोटा सोचोगे तो छोटे ही बनोगे, समझो ना। बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा काम करने का सोचिए। देश के लिए कुछ करना चाहते हो, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, बड़ा सोचिए, कुछ अच्छा करिए। आपको जरूरी नहीं कि हम जैसे साधु बनने की दरकार नहीं, ये खाली
1% लोग बन सकते हैं, ये बहुत ही कम लोग बनेंगे ये, क्योंकि होल लाइफ डेडिकेट करना आसान नहीं है। बट यू कैन बी ए गुड गृहस्थ। आप विवाह कीजिए, बच्चे पैदा कीजिए, कोई नहीं, बट आपका सोच बहुत ऊंचा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इस्कॉन में आपने फोर्ड कंपनी सुनी है, फोर्ड की कार, उनके जो मालिक है एल्फ्रेड फोर्ड, वो इस्कॉन के डिवोटी है। डेट्रॉइट में उनका बहुत बड़ा घर है, और आप अपने घर जाओगे ना तो आपको धोती कुर्ता में मिलेंगे। पता है आपको? एल्फ्रेड फोर्ड, जाके टाइप कर लेना गूगल में। एल्फ्रेड फोर्ड जो है वो हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन है। हेनरी फोर्ड को बोलते हैं द फादर ऑफ मोटर कार, तो उनके ग्रेट ग्रैंडसन है वो। और वो कृष्णा कॉन्शियस जी रहे, वो भगवत गीता पढ़ते हैं, तिलक लगाते हैं। और वो अभी देखिए हमारे लोगों को यहाँ तिलक लगाने को बोलो शर्म आ रही है, क्या सोचेगा कोई मेरे बारे में। अरे यार ये तुम्हारा कल्चर है, तिलक लगाने लोगों को शर्म आ रही है। दो दूर का मतलब अरे बाकी धर्मों में देखो लोग एकदम शान से अपने धर्म को फॉलो करते हैं। आप जरा सोचो आप कहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग लोकल में तो तिलक लगाए जाने में शर्म आएगा, यार मेरा सेल्फी फोटो अच्छा नहीं आया, कोई देख लिया तो मेरे को मैं कैसा दिखूंगा। व्हाट इज दिस? और इसका फायदा लोग कितना उठाए जा रहे हैं आपको पता भी नहीं है, बैकग्राउंड में क्या क्या काम चल रहा है। आप गर्व से अपने धर्म को रिप्रेजेंट करो, शर्माने का क्या इसमें? अगर हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर अभी आप तिलक नहीं लगाओगे तो आपके बच्चे कभी लगाएंगे जिंदगी में? कभी नहीं लगाएंगे वो। और हम लोग जो है हम तो बहुत कूल है, हम तो हाफ पैंट पहन के जाएंगे, टी शर्ट पहन के डाल के चल जाएंगे। हम लोग एक व्यक्ति ने पोस्ट पे लिखा था कि तुम हिंदुओं के पतनाकार तुम खुद हो, क्योंकि तुमको शर्म आती है तिलक लगाने में, तुमको धोती पहनने में शर्म आती है, तुमको मंदिर जाने में शर्म आती है, और तुम गाली दे रहे हो दूसरे धर्मों को। ये तो सच है ना? तो आप जाके पूछो अपने घर में, अरे हम क्यों नहीं तिलक लगाते? हम नहीं बोले कि पूरा लगाओ, एक छोटा सा डॉट तो लगा सकते हो। ये तो कल्चर है ना, ये तो बचपन से हमने सीखा है। एटलीस्ट मंदिर देखिए आपके गांव में एक मंदिर तो ये हो गया, दूसरा मंदिर वो था। आप में से कितने लोग मंदिर जाते हैं पर डे, हर दिन? देखो कितने कम लोग हैं। तो क्यों शर्म आ रही है आपको? मंदिर जाने से क्या आपका स्टेटस कम हो जाएगा? बट वो लेथार्जी है, लेजीनेस है। अरे कौन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, ये है कि नहीं? बट पॉइंट ये कि हम में ये बहुत कमियां आ गई है, क्योंकि हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि ये इंफीरियर है, ये कुछ घटिया, मतलब तुच्छ है। ये ब्रेन वॉश कर दिया गया, इन ब्रिटिशर्स ने कर दिया ये चीज को। तो वी शुड फील प्राइड इन आवर कल्चर। हमारे कल्चर में उनको प्राइड होना चाहिए, नहीं तो क्या हाल होगा आपको बताता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति? 11वां सवाल, 6,40,000 का क्वेश्चन था। एक लड़की सामने बैठी थी और उसको प्रश्न आया क्या कि उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने शादी के वक्त अपने बहन को जब शादी के दिन मारने का प्रयास किया, कृष्ण के सीरियल में। समझ में आया क्वेश्चन आपको? मैं रिफ्रेम कर रहा हूं। आंसर पता है कि नहीं? कितनों का आंसर पता? ऑनेस्टली हाथ उठाओ। देखो चलो और एक, वो कृष्ण के मामा लगेंगे। अब याद आया? आंसर पता चल गया? ठीक है ना? मत बोलना भी आंसर, हम सबको पता है। ऑप्शन सुनिए, शिशुपाल, कंस, ठीक है, फिर आपका दुर्योधन, और एक पकड़ लो आपका शकुनी, या जो भी। 4 ऐसे ऑप्शन आए। ये लड़की सोच रही है, ठीक ठीक ठीक, कौन बने करोड़पति? टेंटेड है। अरे पीछे म्यूजिक कैसे आ रहा है? अंदर क्या लग रहा है आपको? अरे यार कृष्णा सीरियल नहीं देखा सर मैंने। सर 50-50 लेंगे। ओके कंप्यूटर साहब, 2 ऑप्शन को उड़ा दीजिए। 2 ऑप्शन उड़ता है, बचता है कंस और शिशुपाल। 2 नीचे उड़ गए, आप उड़ रहे। क्या लग रहा है जरा सोचिए, कौन हो सकता है कृष्ण का मामा? ये 2 में भी सर एक्सपर्ट ओपिनियन है। एक्सपर्ट ओपिनियन में बैठे हुए हैं 3 लोग, एक एनडीटीवी, एक आज तक और एक स्टार इंडिया, स्टार चैनल का, स्टार न्यूज का। एक्सपर्ट मतलब वो चीफ एडिटर लोग बैठे हुए तीनों एक्सपर्ट। हाँ, तीनों
ओके डॉक्टर साहब एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए। वो तीनों आप रूम कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। बोले यार मैंने भी नहीं देखी कृष्णा सीरियल। तीनों के तीनों आप बोलते हैं शिशुपाल। ये मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये सच्चाई बोल रहा हूँ आपको। और ये बोलते सर आई डोंट हैव फेथ ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन, आई एम क्विटिंग। सोच लीजिए क्विट कर रहे हैं तो हाँ क्विट कर रहे हैं। और बोलते ओ बच गया आप, तो उनको फिर विदा हो जाती है जाके। फिर 6:40 पे वो होता है ना, शायद 10वां क्वेश्चन 6:40 पे वो पॉइंट होता है, पड़ाव होता है। तो ये हाल है देश का, ये हाल है। एक दिन आने वाला है जब पूछेंगे सर राम सीता कौन थे, आई थिंक भाई बहन थे। ये है, पूछिए आप क्या करते। जैसे अभी आपको पूछो कि औरंगजेब का बाप कौन था, पता है? नहीं पता? शाहजहां। आप तो हिस्ट्री में कमजोर हो, कोई बात नहीं, वो भी लगा पढ़ाई नहीं किए, सबका नंबर कटा हुआ सब पक्का। तो आप देखोगे अगर इनका वो पढ़ेंगे और अगर हमारे में बातेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बाप कौन था, हाँ? अभी भी ऐसे क्यों? कुछ पता ही नहीं अपने देश के बारे में, कुछ पता नहीं है। हमारे देश में इतने महान महान वीर योद्धा हुए हैं और ये कुछ नहीं पता, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं किया ना, हमको इसको पढ़ाई नहीं किया, जानबूझ के उसको हटाया। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम पूरे एनसीईआरटी बुक में केवल 3 बार आया है और औरंगजेब का नाम 57 टाइम आया है। जबकि औरंगजेब ने अपने पूरे जो है सारे मंदिरों को तोड़ा है। पता है कितने हिंदुओं को उसने मतलब बलि चढ़ा दिए, सब ठिकाना नहीं है। और जितने भी वृंदावन के बड़े बड़े मंदिर है ना, सबको तोड़ डाला उसने। वृंदावन में एक मंदिर है, राधा गोविंद देव जी का मंदिर था जो 7 मंजिला था। तो औरंगजेब के आगरा में उसका पैलेस था, वहां से वो मंदिर दिखता था, उसके ऊपर एक दिया जलता था। उसकी पत्नी एक दिन बोली कि ये हिंदू का मंदिर हमारे पैलेस से बड़ा कैसे हो सकता है और दिया कैसे दिख रहा है, जाओ तोड़ो इसको। जाकर के 4 मंजिला तोड़ दिया, पूरा तोड़ रहा था, लेकिन फिर भगवान की योजना से बच गया, वो 3 मंजिला बचा, अभी 3 मंजिले आधा टूटा हुआ है, सोचिए। और इसको हीरो बना के दिखा रहे हैं, क्या यो वीर योद्धा था। ऐसा तो हमारा ये हिस्ट्री का बुक है, एनसीईआरटी का बुक्स है। तो ये सब डेलिबरेटली किया गया है, बट पॉइंट ये है कि आप रियल स्टोरी को जानने का प्रयास कीजिए। तो ये सनातन भारत का जो प्रोग्राम है, ये हम इसलिए लॉन्च कर रहे हैं, आपको हम ऐसी ऐसी बातें बताएंगे हमारे शास्त्र से आप सुने होंगे, बट उसका जो तथ्य, जो फैक्ट है, वो अलग अलग स्पीकर अलग अलग हर संडे जो है वो लेके आएंगे आपको। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास था, बट इससे जुड़े रहिए। देखिए अपने कल्चर से जुड़े रहोगे, धर्म को पालन करोगे, धर्म आपको बचाएगा। धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और आप जिस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। आपको हम इसको हमें साधु नहीं बना रहे, पहले हम इंसान बना रहे हैं, आपको इंसान और अच्छा इंसान बना रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, इससे जुड़िए और लोगों को जोड़िए। ये आपके कैरियर के लिए, आपके फिजिकल ग्रोथ के लिए, आपके मेंटल ग्रोथ के लिए, आपके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हर प्रकार से आपको हेल्प करेगा, हर प्रकार से। जो मैं बात आपको कह रहा हूँ, या आप 1-2 साल में या 6 महीना में आप इसका अंदर देखोगे कैसे आपकी थिंकिंग बदलेगी। और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे जीवन में एज ए यूथ हमको आते हैं। मैंने बहुत यूथ को काउंसलिंग किया है और बहुत जगह प्रोग्राम दिया है। तो यूथ के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है इस समाज के बाद, खास करके आज कोई सॉल्यूशन नहीं है। कितना यूट्यूब में आप देख लो, हार्नेस योर माइंड पावर, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे मेरी मुट्ठी जो है वो खाली पड़ी है, कुछ है नहीं। यू हैव द विल टू फाइंड इट। कुछ काम नहीं वाला है सब चीजें। माइंड कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये आपको जब तक आप शास्त्र का मदद नहीं लोगे, ये आप नहीं कर पाओगे, इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये प्रोग्राम में जुड़िए। यहाँ आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आशिक अमन करण, ये लोग हैं और भी बहुत लोग हैं, इनसे जुड़िए, सीखिए चीज़ों को, धीरे धीरे प्रोग्राम को बढ़ाइए। हमारा टारगेट है लगभग 100 यूथ को खड़ा करेंगे पूरा सनातन भारत में, और फिर हम कुछ बड़ा काम करेंगे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए। कुछ बड़ा काम करेंगे। आपको कोई फुल टाइम देने की दरकार नहीं है,
आप अपने कॉलेज में पढ़ते हुए, अपने घर को चलाते हुए, करते हुए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने समाज के लिए। बट आपको एक दिशा चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो इसलिए जब हम मिलकर काम करेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। प्रभुपाद जी अकेले व्यक्ति गए थे पूरे वर्ल्ड, जब पहली बार लॉस एंजलिस में अमेरिका में, एक व्यक्ति, एक साधु 70 साल का, और उन्होंने इस्कॉन खोला। आज पूरे वर्ल्ड में 700 केंद्र है, 700 सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में। कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा देश नहीं जहां अपना इस्कॉन का मंदिर नहीं हो। पता है, कोई ऐसा देश नहीं। ट्राफेलगर स्क्वायर करके एक जगह है अमेरिका में, रथ यात्रा अभी आने वाली है, उसके लिए एक दिन में वहां पब्लिक हॉलिडे होता है और बड़ा सा रथ जगन्नाथ जी बैठ के जाते हैं उस बड़े द बिजिएस्ट स्ट्रीट ऑफ अमेरिका, उसको बंद किया जाता है रथ यात्रा के लिए। ये किसकी देन है? ये प्रभुपाद जी की देन है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि मां एक भारतीय इतना कुछ कर पाया अपने देश के लिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते आप? बस आपको दिशा चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए। तो ये गाइडेंस आपको मिलता जाएगा। हर संडे हम ये प्रोग्राम रखेंगे। आज थोड़ा वेन्यू चेंज हो गया, बट देन दे विल इन्फॉर्म यू। जुड़े रहिए। हम लोग ट्रिप्स निकालते हैं, हम लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, बहुत सारे एडवेंचरस करते हैं। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हैं, और अभी वो कीर्तन भी करेंगे। अभी तक का मेन क्रच बाकी है। बढ़िया, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीज में लगाइए, तो नेगेटिव भागेगा दिमाग से, है ना। बेसिकली हमारा माइंड का थोड़ा प्रॉब्लम है रहता भी, तो पॉजिटिव चीज लगाइए। तो ये पॉजिटिव चीज आपको मिल रहा है इस सनातन भारत के प्रोग्राम से, इसमें जुड़े रहिए। तो मैं यहीं पर एंड करूंगा। दोस्तों, अब किसी का कोई प्रश्न है पूछे तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल मूव फॉर कीर्तन। ओके, ये जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास था। नेक्स्ट क्लास से हम अलग अलग टॉपिक्स लेके आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। वो आपको मैसेज आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हम यूथ के लिए थोड़ा सा समय दे। प्रभु जी का एक खुद का एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है कि एवरी संडे प्रोग्राम चल रहा रहता है खारघर में। तो वहाँ से प्रभु जी जो है हमारे लिए वक्त निकाल के आए ताकि जो है यूथ को डायरेक्शन दे पाए। तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम प्रभु जी को भी उतना थोड़ा लाइक कंट्रीब्यूट कर पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रभु जी, और ऐसे ही हम नेक्स्ट संडे और एवरी संडे हम प्रोग्राम करते जाएंगे। बस आप जुड़े रहिए, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, और उन्हें भी लेके आ सकते हैं ताकि इस प्रोग्राम का जो है वो अच्छे से बेनिफिट ले पाए। हम एक बार हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करेंगे सभी जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।